वेलकम टू प्रैक्टिकल पोल्ट्री चैनल। मैं हूं डॉक्टर शब्बीर और आज मैं डिस्कस करना चाहता हूं कि ब्रॉयलर के अंदर जो आजकल रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम चल रही हैं उनकी हकीकत क्या है और वो असल में उनसे हम किस तरह बच सकते हैं। आजकल जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम चल रही हैं उसकी वजह कोई भी हो, बैक्टीरियल या वायरल, उनकी साइंस बड़ी सिमिलर आ रही हैं। उसमें ब्रोंकियल प्लग हैं जिनको हम कंफ्यूज करते हैं आजकल मोस्ट ऑफ द फार्म्स पर कि ये आईबी है। हालांकि लेबॉर्ट्री से उसको चेक कराएंगे तो शायद वो आईबी निकल भी सकती है और कोई और भी प्रॉब्लम होती है। इसमें नॉर्मली ब्रोंकियल प्लग होती है, साथ ट्रेकिया ड्राई रहता है। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम सडनली स्टार्ट हो जाती है सारे के फॉर्म के अंदर, यानी सारे फ्लॉक के अंदर। एबनॉर्मल रेस्पिरेटरी साउंड्स कॉमन चीज़ हैं। एज नॉर्मली आजकल जो प्रॉब्लम आ रही है, ये डिज़ीज़ आ रही है 7 से लेकर 20 दिन तक के दरमियान में। इसमें मॉर्बिडिटी नॉर्मली हाई होती है और मॉर्टेलिटी डिपेंड करती है कि एक तो ये रेस्पिरेटरी डिज़ीज़ कौन सी है, दूसरा चिक क्वालिटी कैसी है, यानी उसमें इनहेरिटेड या पेरेंट्स से उसमें कोई डिज़ीज़ तो नहीं आई हुई। इसके अलावा इस डिज़ीज़ में हमने कॉमनली देखा आजकल जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम चल रही है कि एंटीबायोटिक जो है वो बहुत इफ़ेक्टिव नज़र नहीं आती, उनके रिज़ल्ट्स पुअर होते हैं। आप फॉर 7 डेज़ भी एंटीबायोटिक चला के मैंने देखी है या डिफरेंट कम्बिनेशंस चला के अप्लाई किए हैं, लेकिन एंटीबायोटिक का रिस्पांस बहुत पुअर है। नॉर्मली जो मॉर्टेलिटी या ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम एंड पे बन जाती CCRD यानी कॉम्प्लेक्स क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिज़ीज़, और इकोलाई, माइकोप्लाज्मा, स्टैफ, ये प्रॉब्लम्स एक्चुअली रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम कन्वर्ट हो जाती है इसके अंदर और इसकी वजह से मॉर्टेलिटी नज़र आती है। जैसे ये पिक्चर में नज़र आ रही है CCRD, इसमें इकोलाई मेनली डोमिनेट कर रही है। ये चाहे डिज़ीज़ बैक्टीरियल या वायरल हो, वायरल में ND, IB, H9 कोई भी हो, इनमें साइन मोस्टली सिमिलर नज़र आते हैं ऑन द टाइम ऑफ पोस्टमार्टम। मोस्ट ऑफ द केसेस जैसे ये जब लेबॉर्ट्री से हम टेस्ट करवाते हैं तो इन्फ्लुएंजा H9 के चांस 80% या इवन इससे भी ज़्यादा होते हैं। हालांकि ब्रोंकियल प्लग को हम कंफ्यूज कर रहे होते हैं IB के साथ। इसमें मॉर्टेलिटी निस्बतन कम होती है, 5 से 10%, और अगेन डिपेंड करती है कि अगर फ्लॉक माइकोप्लाज्मा नेगेटिव है तो इसमें मॉर्टेलिटी बड़ी कंट्रोल और लिमिटेड रहती। IB का इंसिडेंस भी 15% तक नोट किया गया है। ये डाटा लेबॉर्ट्री की मदद से कलेक्ट किया गया है, ऑब्जर्वेशन की बेस पे सिंपल नहीं है। सम टाइम मिक्स इन्फेक्शन चलती है H9 की और IB की भी। IB में मॉर्टेलिटी निस्बतन ज़्यादा और सडन मॉर्टेलिटी होती है। बर्ड जो है वो अचानक मॉर्टेलिटी शुरू हो जाती है, इसमें 15 से 20% तक बर्ड मर सकता है। और ND में भी बाज़ प्लग और सिमिलर रेस्पिरेटरी साइन नज़र आते हैं, और 5% जो चांस होते हैं कि जो हमारे फ्लॉक में जिसको हम कंफ्यूज IB के साथ कर रहे हैं कि इसमें ब्रोंकियल प्लग है और अदर रेस्पिरेटरी साइंस हमें नज़र आ रहे हैं जिसको हम IB समझ रहे होते हैं, 5% चांस है कि वो ND भी हो, और इसमें मॉर्टेलिटी बहुत ज़्यादा होती है। मेनली हमें इस सूरत हाल को निपटने के लिए या अपने फ्लॉक को बचाने के लिए गुड ह्यूमिडिटी यानी 70% एवरेज हम मेंटेन करें, लेकिन विदाउट कंप्रोमाइजिंग वेंटिलेशन। ऑक्सीजन लेवल भी बेहतर रहना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ सिंपल ह्यूमिडिटी मेंटेन करने से हमारे, अगर हम वेंटिलेशन कम करके ह्यूमिडिटी को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे तो उससे भी हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। हमने ह्यूमिडिटी भी मेंटेन करनी और ऑक्सीजन लेवल भी बेहतर रखना। प्रिवेंशन के लिए इन रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, चाहे वो H9 की वजह से या IB की वजह से या ND की वजह से, इसमें हमें ND और IB की वैक्सीन यानी लाइव वैक्सीन को बहुत केयरफुली करना है। स्पेशली मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इसमें हमें IB वेरिएंट जैसे 491, D274 या CR88, ये मुख्तलिफ वेरिएंट्स के नाम हैं। मैं कहूँगा जी, रिकमेंड करता हूँ कि इनसे हमें अवॉइड करना चाहिए। इसी तरह ND की
हमें क्लोन करनी चाहिए सिंपल लासोटा बी ऐसे फ्लॉक्स में जो माइकोप्लाज्मा पॉजिटिव हैं, हमें नुकसान दे सकते हैं, फ्लॉक में डिज़ीज़ को ट्रिगर कर सकते हैं, डिज़ीज़ को शुरू करने में यानी किरदार अदा कर सकती हैं ये वैक्सीन्स। अवॉइड इंटरमीडिएट प्लस स्ट्रेन्स ऑफ IBD, क्योंकि हमारे यहाँ एडिनो वायरस की प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है। ब्रॉयलर के अंदर IBD की प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है, एडिनो की प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी सूरत हाल में जब हम इंटरमीडिएट प्लस स्ट्रेन करते हैं, जैसे 25-12 है, 228E है, तो इससे मज़ीद इम्यूनो सप्रेशन होती है, जिससे वायरल डिजीज़ के अटैक का चांस बढ़ जाता है। ऑब्ज़र्व एंड मॉनिटर इम्यून स्टेटस ऑफ बर्ड बिफोर वैक्सीन। मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वैक्सीन करने से पहले हमें फ्लॉक को अच्छी तरह ऑब्ज़र्व कर लेना चाहिए, उसका मुशाहदा करना चाहिए, और इसके अलावा लेबॉर्ट्री की मदद से हमें उसका इम्यून स्टेटस यानी टाइटर चेक कर लेने चाहिए, स्पेशली IB, H9 और ND के। फिर हमें वैक्सीन करनी चाहिए IB की और H9 की। ये लाइव वैक्सीन की बात हो रही है। इसके अलावा बहुत ज़रूरी है कि हम मुसलसल कंट्रोल करने की कोशिश करते रहें साल्मोनेला की, इकोलाई की और एडिनो वायरस की, क्योंकि ये डिज़ीज़ यानी साल्मोनेला, इकोलाई और एडिनो वायरस ये बहुत हद तक प्रॉब्लम को शुरू करने या इनवाइट करने में अपना किरदार अदा करती हैं। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो IB, H9 या ND की वजह से या कोराइज़ा की वजह से या किसी और वजह से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, इनकी हम ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। मज़ीद आप इसमें कमेंट्स या क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।